नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, ना केवल आप लोगों के पेपर के लिए बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को ये बातें पता होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वो टॉपिक है आज का दोस्तों हमारा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना किसे कहते हैं, प्रस्तावना क्या है? तो दोस्तों प्रस्तावना को मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करता हूं कि प्रस्तावना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कोई विदेश का नागरिक या कोई विदेश से किसी भी अन्य देश से हमारे भारत में कोई आ जाता है और दोस्तों वहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद उसे अगर हमारे भारत के बारे में जानना है कि यहाँ पे शासन कैसा है, स्वरूप कैसा है, कि भारत कैसे चलता है, तो दोस्तों वो क्या करेगा, जस्ट जाओ और हमारी प्रस्तावना को देखो और उसको दोस्तों हमारा पता चल जाएगा कि हमारा संविधान क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा भारत क्या है। तो दोस्तों क्या कभी आप लोगों ने भी भारत को जानने की कोशिश की है या भारत की प्रस्तावना को पढ़ा है, आप लोगों ने प्रीएम्बल को पढ़ा है? तो दोस्तों आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीएम्बल यानी भारत की प्रस्तावना को बताऊंगा, या हम लोग आज अपने संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान है क्या, उसकी झलक के बारे में जानेंगे दोस्तों कि संविधान क्या कहना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना क्या है? मान लो कोई एक बुक है दोस्तों, और उस बुक का जो फ्रंट पेज होता है, उस फ्रंट पेज पे उस बुक के बारे में लिख दिया जाता है कि भाई इस बुक में क्या लिखा गया है, क्या डिस्क्लोज किया गया है। तो दोस्तों वो फ्रंट पेज जो है वो उस बुक का क्या है, एक सार है, एक समरी है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान लिखा गया था, अगर संविधान का अगर मैं सार बोलूँ, अगर संविधान की अगर समरी कहूँ, तो वो दोस्तों हमारी क्या है, प्रस्तावना है। अगर आप लोगों को हमारे संविधान के बारे में जानना है तो दोस्तों जस्ट आप लोग क्या पढ़ो, हमारी प्रस्तावना पढ़ो, तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हमारी प्रस्तावना क्या है और क्या कहना चाहती है। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तमाम बातें आप लोगों ने कभी न कभी तो पढ़ी होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी बातों को। तो दोस्तों प्रस्तावना जानने से पहले आप लोगों को कुछ बातों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या बातें हैं दोस्तों? देखिए, मान लो कोई भी एक देश है दोस्तों, ये क्या है, कोई भी एक देश है, ठीक है। तो दोस्तों उस देश के दो तरह के मामले होते हैं, दो तरह के मैटर होते हैं। एक होता है दोस्तों आंतरिक मामला, क्या होता है, आंतरिक मैटर यानी इंटरनल मैटर। और दोस्तों इसी देश के भाई बाहरी मामले भी होते हैं, यानी जिसको हम एक्सटर्नल मैटर कहते हैं, एक्सटर्नल बाहरी मामले। अब ये क्या लिखा है मैंने, अभी समझाता हूं मैं दोस्तों आप लोगों को। किसी भी देश के दो तरह के मैटर होते हैं, मामले होते हैं, एक उस देश के आंतरिक मामले और एक उस देश के बाहरी मामले। भाई आपके घर के भी आंतरिक मामले होते हैं, आपके घर के, और बाहरी मामले भी होते हैं। उसी प्रकार ये देश को एक प्रकार आप घर लगाओ, ठीक है। तो इस देश के दो तरह के मामले आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मामले यार दोस्तों इंटरनल मैटर किसे कहते हैं? इस देश के दोस्तों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये जो सारे के सारे मामले हैं, ये इस देश के कैसे मामले हैं दोस्तों, आंतरिक मामले। मान लो अगर कुछ राजनीति की बात चल रही है, देश के अंदर इलेक्शन की बात चल रही है दोस्तों, किसकी बात चल रही है, इलेक्शन की। तो इलेक्शन की बात चल रही है तो दोस्तों इस देश के अंदर ही चल रही है, तो इस देश का क्या मामला है, वो आंतरिक मामला है। हमारे देश में अगर इलेक्शन चलेंगे तो हमारा ही तो मामला है, किसी अन्य देश का थोड़ी ना है। अगर हमारे देश में इलेक्शन होंगे तो अमेरिका का थोड़ी ना मामला होगा। समझ में आया? उसी प्रकार दोस्तों अगर समाज की बात की जाए तो हम अपने समाज को सुधारने की बात करते हैं, तो वो हमारा मैटर है, किसी दूसरे देश का नहीं है। अगर हम आर्थिक रूप से बात करते हैं कि भाई सभी लोगों का समान वितरण करेंगे, सबको समान रूप से उठाएंगे, तो वो दोस्तों हमारा कैसा मामला है, आर्थिक मामला। तो ये सारे के सारे मामले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे के सारे मामले हमारे इंटरनल मैटर है। और एक्सटर्नल मैटर दोस्तों किसे कहा जाता है? मान लो हमारा देश भारत है, हमको किसी दूसरे देश के साथ दोस्तों संधि करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, या उसके साथ हम लोगों को मित्रता बढ़ानी है, या उसके साथ हम लोगों को शत्रुता बढ़ानी है, तो ये दोस्तों हमारा एक्सटर्नल मैटर होता है। तो एक्सटर्नल मैटर में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मित्रता, शत्रुता, या हमारा कोई भी एग्रीमेंट, संधि।
तो दोस्तों ये जो मैटर होते हैं हमारे, कैसे मैटर है, एक्सटर्नल मैटर। मे भी आप लोगों को समझ में आया होगा आंतरिक मामले और बाह्य मामले क्या होते हैं। दोस्तों ये मैंने क्यों बताया, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ कि हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों प्रस्तावना में क्या लिखा है उससे जानने से पहले हम लोग तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला शब्द हमने लिखा है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द होता है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको दोस्तों हम सोवरन भी कहा जाता है, सोवरन कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सोवरन। दोस्तों एक देश होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ स्वायत्त राज्य। कैसा राज्य है, स्वायत्त राज्य, जिसको हम ऑटोनोमस कहते हैं, ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस स्टेट। और दोस्तों एक देश होता है गुलाम देश। कैसा देश, गुलाम, स्लेवरी कंट्री। ठीक है, एक मैंने कहा सोवरन कंट्री, एक ऑटोनोमस स्टेट और एक गुलाम देश। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वह देश जिसके आंतरिक मामले तथा बाह्य मामले, वह देश क्या करता हो, खुद ही नियंत्रण करता हो, क्या करता हो, अपने आप से ही कंट्रोल करता हो। यानी जिस देश के आंतरिक मामले और बाह्य मामले, अब आप लोग बताओ भारत के आंतरिक मामले इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर हम ही तो कंट्रोल करते हैं या कोई अन्य देश हमारे मैटर में दखल अंदाजी करता है? नहीं दोस्तों, सारे के सारे मामले चाहे हो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, वो हम लोग खुद ही संभालते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस देश के आंतरिक मामले तथा बाह्य मामले पर नियंत्रण वह देश स्वयं करता हो, उसी देश को हम कैसा देश कहते हैं, सोवरन कंट्री कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। तो इंडिया कैसा देश है, तो इंडिया दोस्तों एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। समझ आया। अब यहां पे बात करता हूं मैं ऑटोनोमस स्टेट किसे कहते हैं, स्वायत्त राज्य किसे कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, जिस देश के दोस्तों आंतरिक मामले, जिस देश के आंतरिक मामले वह देश स्वयं संभालता हो, यानी खुद नियंत्रण करता हो, स्वयं नियंत्रण करता हो, लेकिन दोस्तों उसके बाह्य मामले जो है, एक्सटर्नल मैटर जो है, कोई अन्य देश नियंत्रण करता हो, कोई अन्य देश क्या करता हो, कंट्रोल करता हो, तो वह देश दोस्तों कैसा होगा, ऑटोनोमस स्टेट होगा। तो आप लोगों ने बहुत बार इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, ना सुना तो दोस्तों मैंने बताया आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, तो स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चाइना सुना होगा और हांगकांग सुना होगा दोस्तों, हांगकांग। तो हांगकांग जो है दोस्तों चाइना का एक ऑटोनोमस स्टेट है, एक स्वायत्त राज्य है चाइना का। क्यों? क्योंकि चाइना जो दोस्तों हांगकांग के एक्सटर्नल मैटर कौन संभालता है, चाइना। हांगकांग के बाह्य मामले चाइना संभालता है, लेकिन इंटरनल जो मैटर है वो तो हांगकांग ही अपने आप संभालता है। तो हांगकांग एक एग्जाम्पल है किसका, ऑटोनोमस स्टेट का। और हमारा एक सिक्किम राज्य था दोस्तों, सिक्किम भी हमारा एक ऑटोनोमस स्टेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 35वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने उसको अपना बना लिया था। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे आगे। दोस्तों एक बात होती है, गुलाम देश किसे कहा जाता है। हमारा देश क्या था, 200-250 सालों से गुलाम था अंग्रेजों का। तो गुलाम देश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जिसके आंतरिक मामले यानी इंटरनल मैटर और दोस्तों उसके एक्सटर्नल बाह्य मामले कोई अन्य देश कंट्रोल करता हो, दोनों ही कोई अन्य देश क्या करता हो, नियंत्रण करता हो। समझ आया। तो दोस्तों गुलाम देश किसे कहेंगे, जिसके आंतरिक और बाह्य मामले कोई अन्य देश नियंत्रण करता हो, तो वह देश कैसा होगा, गुलाम देश होगा। ठीक है, आई थिंक दोस्तों इन तमाम चीजों के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। सोवरन कंट्री किसे कहते थे, आंतरिक और बाह्य मामले वह देश खुद संभालता हो। ऑटोनोमस किसे कहते थे, आंतरिक मामले वह देश खुद संभालता हो, लेकिन उसके एक्सटर्नल मैटर कोई अन्य देश कंट्रोल करता हो। गुलाम देश आंतरिक और बाह्य मामले कोई अन्य देश क्या करता हो दोस्तों, कंट्रोल करता हो। ठीक है, तो ये हमारी ये शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी थी। दोस्तों आप लोगों के टीचिंग एग्जाम्स में भी KVS में PRT में लास्ट एक क्वेश्चन आया था यहीं से, वो क्या क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करता हूं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक शब्द होता है हमारा डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब दोस्तों डेमोक्रेसी क्या होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जब किसी देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जब किसी देश में जनता द्वारा चुनी
चुनी गई सरकार शासन करे, सरकार क्या करे दोस्तों, गवर्न करे, शासन करे, तो उसी देश को हम दोस्तों लोकतंत्र देश कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी के बारे में कि जनता द्वारा जनता के ऊपर शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। दोस्तों ये लोग भी तो जो सरकार में आए हैं ये भी तो हमारी जनता ही है, जनता ने ही चुना और जनता ही जनता के ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है, उसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। सिंपल आप लोग एक ही शब्द सुनना कि जब किसी देश में कोई भी सरकार है, अगर वहाँ की जनता उसको चुन रही है तो वो देश क्या होगा दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश होता है। अब दोस्तों लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत में दोस्तों जो लोकतंत्र है वो एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये आप लोगों को बस ध्यान रखना है। इंडिया इज ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों लोक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिंपल एक ही एग्जांपल आप लोगों को बता दूं जल्दी से, क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट लोकतंत्र उस देश को कहते हैं जहां पे मान लो कोई पार्लियामेंट है। दोस्तों पार्लियामेंट में बिल यानी पार्लियामेंट में कानून कौन बनाता है, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही तो क्या बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। समझ आया। या देश में किसी भी चीज़ को बैन करना है, क्या दारू जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये हमसे पूछा जाता है लोगों से, नहीं, ये क्या करता है पार्लियामेंट अपने आप ही डिसीजन ले लेती है। तो दोस्तों ध्यान रखना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे दोस्तों हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही क्या करते हो, लॉ बनाते हो या किसी भी चीज़ को करते हो। समझ आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, जहां अगर मैंने पूछा कि क्या दारू को देश में बंद करना चाहिए तो आप सभी लोगों का क्या लिया जाएगा, मत लिया जाएगा उस देश में कि हाँ भाई बताओ या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वहां की जनता कह देती है करना चाहिए, होना चाहिए, तो उस देश में दोस्तों कैसी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। समझ आया। तो ये है जो तो दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिंपल। तो ध्यान रखना हमारा देश एक कैसा लोकतांत्रिक देश है, इनडायरेक्ट लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। तो दोस्तों डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट एक शब्द है यहीं पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक शब्द है दोस्तों गणतंत्र, रिपब्लिक जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रिपब्लिक कंट्री। हमारा देश एक दोस्तों रिपब्लिक कंट्री है। आप लोगों ने सुना होगा गणतंत्र दिवस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है गणतंत्र दोस्तों, हमारे इतिहास में या हमारे भारत में 3 जो डेट है, 3 तारीख है, वो हमारे लिए गौरव का दिन होता है। हमारे भारतीय लोग में, प्रत्येक भारतीय लोग में गौरव भर देती है वो तारीख। वो कौन कौन सी तारीख है दोस्तों, एक तारीख है आपको पता है 15 अगस्त है दोस्तों, एक तारीख है हमारी 26 जनवरी है। ठीक है, कौन सी डेट है, 26 जनवरी। एक और तारीख दोस्तों हमारी 26 नवंबर, 26 नवंबर। ये 3 डेट। अब ये क्या क्या है आप सभी को पता है दोस्तों। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, 26 नवंबर क्या है हमारा। तो देखिए दोस्तों अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा 15 अगस्त को क्या है, 26 जनवरी को क्या है और इसको क्या है। थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। 15 अगस्त को आपको पता है दोस्तों हमारा देश क्या हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो हमारा आज़ादी दिवस है दोस्तों 15 अगस्त। ठीक है, तो उसको हम हर साल धूमधाम से मनाते हैं। उसी प्रकार 26 जनवरी क्या है दोस्तों, 26 जनवरी क्या है, आप कहोगे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक बात मैं क्या कहूँगा, हमारा संविधान अपनाया गया कब था, 26 नवंबर को। हमारा संविधान हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था और लागू भी कर लिया था। लेकिन उसके बहुत सारे उसके कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन थे, जो फुल संविधान था, वो हम लोगों ने 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था। वैसे हम 26 जनवरी को त्योहार के रूप में क्यों बनाते हैं दोस्तों, इस दिन को हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, आप लोगों को पता है। अब क्यों कहते हैं गणतंत्र दिवस, वही इसका जवाब हम लोगों को ये लाइन देने वाली है कि गणतंत्र होता क्या है, रिपब्लिक होता क्या है। दोस्तों आप लोग बनाते तो हो धूमधाम से, अब मैं अगर पूछूं 26 जनवरी क्यों बनाई जाती है तो इसका जवाब आप लोगों के पास नहीं है। कई बच्चे कहेंगे संविधान लागू हुआ, हाँ भाई ठीक बात है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से हमारा सही नहीं है।
गणतंत्र दिवस किसे कहा जाता है? अब आप लोग यहाँ पे सुनो दोस्तों, रिपब्लिक क्या होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस देश का सर्वोच्च नागरिक, जिस देश का सर्वोच्च नागरिक या प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाए, तो दोस्तों उसी देश को हम कैसा देश कहते हैं? रिपब्लिक या गणतंत्र। अभी समझाते हैं मैंने क्या बोला। दोस्तों ध्यान रखना, जिस भी देश में, जैसे हमारा देश है फॉर एग्जांपल, हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक कौन है, सर्वोच्च प्रमुख हेड कौन है? तो वो दोस्तों है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग ही करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग ही वोट करते हैं, यानी डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? हम चुनते हैं दोस्तों MPs को, सांसद को, और सांसद आगे जाके किसको चुन लेते हैं? प्रेसिडेंट को। यानी चुना हुआ तो हमारा ही है, इनडायरेक्ट ही लगा लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस देश का सर्वोच्च नागरिक या सर्वोच्च प्रमुख जो है, जो हेड है उस देश का, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाए, उसी देश को दोस्तों हम गणतंत्र कंट्री कहते हैं, रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। समझ आया? और इसी का एक अपोजिट होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र, जिसको हम मोनार्की कहते हैं दोस्तों, मोनार्की। अब ये मोनार्की क्या होता है तो ध्यान से सुनना दोस्तों, सेम यहां से लेके यहां तक लाइन तो एज इट इज यही रहेगी। क्या? कि जिस देश का सर्वोच्च नागरिक, मैं गणतंत्र की राजतंत्र की बता रहा हूं दोस्तों, क्या होता है? जिस देश का सर्वोच्च नागरिक वंशानुगत चुना जाए या पैतृक हो। क्या कहा मैंने? पैतृक हो या वंशानुगत हो, तो उसी देश को दोस्तों हम क्या कहते हैं? एक राजतंत्र देश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन की महारानी वहां पे हेड होती है दोस्तों, वहां के जो महाराजा या महारानी है वो वहां के प्रथम नागरिक और हेड है ब्रिटेन के। तो दोस्तों महारानी का जो बेटा होता है वो ही महारानी होगी, या राजा का बेटा वही तो वहां पे क्या है? राजा है। तो क्या उनका इलेक्शन जनता ने किया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे वो देश कैसा है? राजतंत्र देश है। एक बार ध्यान से सुनना, हमारा देश कैसा है अगर आप लोगों से पूछा जाए? लोकतंत्र तो है दोस्तों हमारा देश, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार तो है यहाँ पे, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा डेमोक्रेटिक के साथ रिपब्लिक कंट्री भी है। इसलिए हम कहते हैं हमारा देश कैसा है? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है इंडिया। एक लोकतंत्र गणतंत्र देश है, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। यानी क्यों गणतंत्र क्यों है? हमारा जो सर्वोच्च नागरिक है दोस्तों वो जनता द्वारा ही तो चुना जाता है। समझ आया? लेकिन दोस्तों अगर ब्रिटेन में बात करी जाए तो वहां पे जो सरकार है दोस्तों वो जनता द्वारा तो चुनी जाती है, लेकिन वहां पे जो हेड है दोस्तों वो पैतृक रूप से चुना जाता है। तो इसलिए जो ब्रिटेन है या और भी बहुत सारे देश है वो डेमोक्रेटिक और मोनार्की देश है, यानी वहां पे लोकतांत्रिक राजतंत्र है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। समझ आया दोस्तों? ध्यान से सुनो इन शब्दावलियों को, क्योंकि ये आगे बहुत सारा यूज होने वाला है। अब आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं दोस्तों, इन शब्दों को बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही कंपलसरी है एक सभ्य नागरिक होने के नाते। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारी कुछ शब्दावली है दोस्तों जो आगे हमारा यूज होने वाली है। ठीक है, कहाँ पे यूज होने वाली है? अभी हम अपनी प्रस्तावना को देखेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, लास्ट एक शब्द है हमारा समाजवाद। क्या होता है? समाजवाद, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनना, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, आप लोगों ने समाजवादी और पूंजीवादी दो शब्द तो जरूर सुने होंगे दोस्तों। समाजवाद क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना, जहां जिस देश में सब कुछ समानता की बात की जाए। किस समानता की बात की जाए दोस्तों? वहां पे उस देश में किस समानता की बात की जाए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात की जाए, यानी कि भाई समानता की बात की जाए, समाजवादी। अब ध्यान से सुनना,
भाई आर्थिक रूप से यानी उस देश के रिसोर्सेज पर सभी लोगों का क्या होगा दोस्तों, अधिकार होगा, समानता होगी, तो उसी देश को हम क्या कहते हैं, उसी देश को हम समाजवादी कहते हैं। या राजनीतिक रूप से सबको अवसर मिलेगा, ऊपर कोई भी राजनीति में जा सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, किसी भी जाति का हो, समझ आया। तो यहाँ भी दोस्तों क्या है, समानता है, अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, यानी राजनीतिक रूप से भी क्या है, समानता है। और समाज में भी सब लोगों को ऊपर उठाने की बात की जा रही है दोस्तों। सभी सोसाइटी को या सभी जाति को हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, आरक्षण के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक लेवल में लाना चाहते हैं या ला रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो देश है वो एक पूरी तरह तो समाजवाद नहीं है, हमारा देश एक मिश्रित है दोस्तों। कैसा है, मिश्रित। वो आगे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना, समाजवाद क्या होता है, जहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात की जाए, उस देश को हम दोस्तों क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपना मेन टॉपिक। अब हमारा दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो हमारा एक बेस था। अब दोस्तों बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, देखिए हमारी प्रस्तावना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये प्रस्तावना नजर आ रही है, ठीक है, ये है हमारी प्रस्तावना। आप लोगों ने कभी भी अपना एसएसटी की आप लोग पढ़ते थे या किसी भी बुक के फ्रंट पेज पे देखा होगा, कभी ना कभी ये लाइनें आप लोगों ने जरूर देखी होंगी दोस्तों, समझ आया। अब ये लाइनें, इन्हीं लाइनों को दोस्तों हम अपनी प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना किसे कहते हैं दोस्तों, यही लाइनें हम लोगों को हमारे संविधान के बारे में बताती है कि भारत का संविधान कैसा है, क्या है इस देश में, समझ आया। यही लाइन दोस्तों हम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया दे देती है। तो अगर आप लोगों को भी आपके संविधान के बारे में जानना है तो दोस्तों प्रस्तावना को पढ़ लो, आप लोग भारत के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे, समझ आया। चलिए हम अपने भारत के बारे में या भारत के संविधान के बारे में जानते हैं हमारी प्रस्तावना से। वो कैसे दोस्तों, ध्यान से सुनो। अब मैंने कुछ आप लोगों को टिपिकल शब्द, सारे मीनिंग उनके बता दिए हैं कि क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। हम यानी हम कौन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है पंथ निरपेक्ष। क्या होता है, इसी को हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये मैंने छोड़ दिया, वो आप लोगों को वहाँ पे नहीं बताया, अभी बता देता हूँ पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या होता है दोस्तों। ध्यान से सुनना भाई, जिस देश का कोई धर्म नहीं होता, या आप लोग कह सकते हो जो देश सभी धर्मों को समान व्यवहार करता है, वही देश दोस्तों क्या होता है, पंथ निरपेक्ष देश होता है, धर्म निरपेक्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश है दोस्तों, किसी एक रिलीजन को वो प्रायोरिटी नहीं देता कि यहाँ पे हिंदू धर्म बड़ा है, यहाँ पे मुस्लिम बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है। वो सभी धर्मों को क्या करता है, समान ट्रीट करता है। तो जहाँ भी सभी धर्मों को समान ट्रीट किया जाए दोस्तों, वही देश क्या होता है, एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश कहलाता है, जिसको हम दोस्तों सेक्युलर कंट्री भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्युलर कंट्री। तो हमारा देश दोस्तों क्या है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, आप लोगों ने सुना होगा। चलिए अब बात करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद होता है दोस्तों सभी मिलकर, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट, अधिनियमित यानी लागू करना, इनेक्ट और आत्मापित करते हैं। समझ आया। तो दोस्तों ये हमारी संविधान है। अब आप लोग प्रस्तावना है, अब आप लोग ही देखो, आप लोगों को क्या इन शब्दों के बारे में नहीं पता कि हमारा देश कैसा है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, और यहाँ पे देश में क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगर आप लोगों को इन शब्दों के बारे में पता है और अगर मैं अब आप लोगों को ये प्रस्तावना दिखाता, तो अगर इस प्रस्तावना को आप लोग पढ़ते तो आप लोगों को पता चल जाता, हाँ भाई भारत में क्या है, कि भारत में क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ के इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर भारत खुद ही क्या करता है, संभालता है। यहाँ पे समाजवाद है, समाजवाद क्या कहा था कि सब लोग क्या है, समान है।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। पंथ निरपेक्ष क्या है कि इस भारत का कोई भी धर्म नहीं है, या भारत सभी धर्मों को क्या करता है दोस्तों, समान ट्रीट करता है। दोस्तों हमारे देश में सर्वोपरि संविधान है, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी धर्म यहाँ पे सर्वोपरि नहीं है, इसलिए भारत क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है हमारा। तो आपको आइडिया हो गया दोस्तों, यहाँ पे सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है, गणराज्य यहाँ का जो हेड है, यहाँ का जो प्रमुख है, वो भी किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इन चीजों से आपको हमारे भारत के बारे में ओवरऑल आइडिया हो गया। सिंपल, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हो तो भारत के बारे में आप लोग जान रहे हो दोस्तों, समझ आया। तो ये शब्द आप लोगों को पता चल गया। और दोस्तों ध्यान रखना, मैं एक बार बता देता हूं, प्रस्तावना से आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में, आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, ये अपना लिखते जाना दोस्तों। भारत शब्द 2 बार, एक तो हम भारत के लोग, भारत को, समझ आया, ध्यान से सुनना। भारत प्रस्तावना में, ये प्रस्तावना है या उद्देशिका भी कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, उद्देशिका। आपको पता है दोस्तों, उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। और उसी उद्देशिका को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 यानी अगले ही महीने 22 जनवरी 1947 को सभी ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और उसी से आगे उसी उद्देशिका ने किसका रूप ग्रहण कर लिया दोस्तों, प्रस्तावना का। ये बातें अगर आपने नहीं पता तो लिख सकते हैं अभी जो मैंने कहा, समझ आया। तो भारत का शब्द प्रयोग कितनी बार, 2 बार, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, फिर से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये न्याय है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्यायों को बताया गया है, कितने तरह के हमारे न्याय बताए गए हैं। तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है दोस्तों। यानी राजनीति में सभी के साथ वही समान वाली बात है, सभी को राजनीति में आने का अवसर है दोस्तों, सभी को पैसा कमाने का यहाँ समान अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी। समाज में सभी को क्या है, उच्च पद मिलेगा, ये नहीं है कोई नीचे या कोई ऊपर। तो 3 तरह के न्यायों को यहाँ पे बताया गया है। पेपर में आते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, कितने तरह के न्याय, कौन कौन से न्याय। सबसे पहला कौन सा आएगा, सीक्वेंस में लगाना आ जाता है, सामाजिक पहले आएगा, आर्थिक फिर बाद में, और फिर क्या आएगा, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। अब देखो, और फिर है यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की है, इतनी तरह की स्वतंत्रता है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनना, बंधुत्व होता है, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना की बात की गई है। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात की है, ठीक है। देश में यूनिटी बनाए रखना है, और अखंडता यानी ना टूटने वाला, अखंड है भारत, क्या है, एक अखंड है। तो नोट डाउन में लिखना दोस्तों, फिर से नोट डाल के क्या लिखोगे आप लोग कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में दोस्तों, कहाँ पे, प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में दोस्तों हमारे 3 शब्द ऐड किए गए थे। वो कौन कौन सा शब्द है दोस्तों, ध्यान से सुनना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 3 शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि आज तक ध्यान रखना, प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन हुआ है, एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन लिखते जाना, कितनी बार चेंज हुआ है प्रस्तावना में, एक बार। कब हुआ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और प्रस्तावना में कितने शब्द ऐड किए गए थे दोस्तों, कौन कौन सा शब्द ऐड किया गया, तो समाजवादी ऐड किया गया, पंथ निरपेक्ष ऐड किया गया और अखंडता। ये 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में कब ऐड किए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये 3 शब्द हमारे ऐड किए गए और आज तक एक ही बार हमारा परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखना, अब यहाँ पे देखो, इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी दोस्तों जब हमारा संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था और उन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया था, संविधान को अडोप्ट कर लिया था। हमारा देखो ना, 26 नवंबर 1949 को एतद यानी सभी मिलकर क्या करते हैं, अंगीकृत, अडोप्ट किए हैं। अडोप्ट और लागू, संविधान लागू कब हुआ और अडोप्ट अपनाया कब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारे दोस्तों संविधान के कुछ पहलू आप लोगों ने सुना होगा ना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था दोस्तों। लागू तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, अडोप्ट और देखो ना इनेक्ट किया गया।
लेकिन इसके कुछ पहलू हम लोगों ने दोस्तों कब लागू किए? 26 जनवरी 1950 को। अब ये तारीख को क्यों लागू किया गया, इसके पीछे क्या रीजन था कि हमने इसी तारीख को पूर्णतः संविधान क्यों लागू नहीं किया, हमने थोड़ा सा वेट क्यों किया और 2 महीने का दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये 26 जनवरी हमारे देश आज़ादी से पहले की तारीख को याद दिलाता है कि एक बार की बात है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी ने, भाई 1930 में 26 जनवरी 1930 1930 का टाइम था, वहाँ पे लाहौर में जाके रावी नदी तट पे अंग्रेजों के खिलाफ क्या कहा था? अब ये हमारा स्वतंत्रता है, अब हम आप लोगों की नहीं मानेंगे। और उस दिन हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए दोस्तों ये तारीख को उन्होंने क्या कहा कि भाई हम ना नवंबर तो आ गया, 26 जनवरी का इंतजार करते हैं जिस दिन हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था। ठीक है, तो इसी तारीख को इस प्रकार दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान क्या किया गया? लागू किया गया। तो ध्यान रखना, ये संविधान लागू करने के 26 जनवरी को क्या कारण था, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कारण था। क्योंकि पिछले 1930 में 1930 में कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस ऑलरेडी बना दिया था कि अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, ये हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है, या अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना को और इसी तरीके से हम कैसे देख सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रस्तावना को अभी जो हमने ये लिखी थी यहाँ पे प्रस्तावना, इसी प्रस्तावना को मैंने और अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट में यहाँ पे बनाया है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो प्रस्तावना के प्रमुख तत्व, यानी उस प्रस्तावना में हमारी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, कौन कौन सी बातें थी जो हाईलाइट करने की थी। तो संविधान के प्रमुख तत्वों में दोस्तों संविधान का स्रोत, हमारा सोर्स क्या है संविधान का। देखिए दोस्तों, ये जो संविधान है हमारा, किसने अडॉप्ट किया है? हमने अडॉप्ट किया है। किसके ऊपर लागू है? हमारे ऊपर लागू है। समझ आया? किसने बनाया है? हमने बनाया है। तो इस प्रस्तावना या इस संविधान का सोर्स क्या कौन है? हम लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है संविधान का सोर्स, स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी जनता ही हमारे संविधान का क्या है? स्रोत है। ठीक है, हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, क्या है हमारा संविधान, तो आप लोगों को ये तमाम चीजें देखने से पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, कि हमारा भारत एक प्रभुत्व संपन्न है, हमारा भारत एक समाजवादी है, हमारा भारत पंथ निरपेक्ष है, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा भारत एक गणराज्य देश है। यानी इसी के स्वरूप, यानी एक रूप मिल गया दोस्तों प्रस्तावना का। तो संविधान का स्वरूप भी किस में है? प्रस्तावना में। संविधान का स्रोत भी किस में है? प्रस्तावना में। संविधान का उद्देश्य भी किस में लिखा हुआ है? एक प्रस्तावना में। तो दोस्तों मैंने बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि संविधान की जो आत्मा है, ये संविधान की झलक हम लोगों को किस में दिखाई देती है, या हमारे पूरे संविधान को एक छोटे से पेज पे कौन ले आता है, तो वो है हमारी प्रस्तावना। जब मैं आप लोगों से कहूं संविधान का परिचय पत्र, देखिए दोस्तों एन.के. पालकीवाला एक व्यक्ति थे। कौन थे? पालकीवाला। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन.के. पालकीवाला ने संविधान यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है कि ये तो परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन लेटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ आया? तो ये बातें आप लोगों को धीरे धीरे ध्यान में रखनी है, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको लिखते जाना, इंपॉर्टेंट जो भी बात लगे आप लोगों को। स्वरूप पता चल गया। अब ये है दोस्तों हमारे संविधान का उद्देश्य भी किस में लिखा हुआ है? हमारी प्रस्तावना में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा उद्देश्य क्या है संविधान का दोस्तों? सबको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान का उद्देश्य है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, हमारी प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना में किस तरह के न्याय को नहीं बताया गया है, या प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय को बताया गया है। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय सबको मिलेगा। समझा? लेकिन कौन सा न्याय की बात नहीं की गई है? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता की बात की है कि सबको विचार अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास की, धार्मिक स्वतंत्रता है। देखिए वहाँ पे न्याय है, यहाँ पे स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की बात करूँ तो आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र हमारे संविधान, हमारी प्रस्तावना में नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, आर्थिक और धार्मिक में, इकोनॉमिक और रिलीजन में कंफ्यूज मत होना। न्याय की बात हो तो धार्मिक न्याय हमारे प्रस्तावना में नहीं है। स्वतंत्रता की बात हो तो आर्थिक स्वतंत्रता हमारे यहाँ पे
नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता दे देंगे तो दोस्तों कई के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने स्वतंत्रता दे दी तो। आर्थिक रूप से सभी को दोस्तों हमने समान की बात की, यहाँ पे सब लोगों को पैसों का समान वितरण होना चाहिए, संसाधनों का समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे देश में। अगर आर्थिक स्वतंत्रता दे देंगे तो बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए हमने आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी है। प्रतिष्ठा और अवसर की अपॉर्चुनिटी है, यानी अवसर की सब लोगों को समान अवसर मिलेगा, ऊपर उठने का सबको समान, चाहे वो धर्म हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का, सबको वही समान उठने का अवसर मिलेगा। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, बंधुत्व भाईचारे की भावना से रहना है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों हमारे संविधान का क्या है, उद्देश्य है, और ये तमाम चीज़ें मैंने कहाँ से निकाल दी, हमारी प्रस्तावना से। ठीक है, तो ये ध्यान से रखना। यहाँ पे कितने तरह के न्याय, 3 तरह के न्याय, सीक्वेंस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब एक बात और आती है दोस्तों, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने कहाँ से लिया है, किस देश से लिया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमने रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो वहाँ से ये हमने चीज़ें ली थी दोस्तों। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी इंडिपेंडेंट और इक्विटी और फ्रेटर्निटी, ये शब्द हमने कहाँ से लिए दोस्तों? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ये मैंने आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था, ये भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को ये तमाम चीज़ें पता चल गया। हमारी प्रस्तावना क्या है, एक इंट्रोडक्शन लेटर है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये है हमारा आज की क्लास का सार या समरी, जो भी हमने अभी तक आज की क्लास में पढ़ा है। तो दोस्तों एक नोट्स के रूप में मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दी है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को बिल्कुल गौर से ध्यान देना है। ठीक है, और जो बातें मैंने वहाँ पे बताई उनको भी ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है, या मौलिक कर्तव्यों को कहा जाता है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है, या प्रस्तावना को कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा और झलक, ये सोल होता है दोस्तों, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, और आगे देखिए प्रस्तावना जो है दोस्तों अमेरिका संविधान, अमेरिका जो संविधान है वो प्रथम लिखित संविधान है से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, जो हम भाषा का यूज कर रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग या प्रभाव ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है उस पर किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है एन.के. पालकीवाला ने अभी बताया मैंने, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था कि ये जो हमारा संविधान का एक इंट्रोडक्शन लेटर है, एक समरी है, किसने कहा है? एन.के. पालकीवाला ने। दोस्तों एक व्यक्ति और है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी। आप लोग इन दो व्यक्तियों को जानते होंगे, प्रारूप समिति में ये दोनों व्यक्ति थे, कृष्ण स्वामी जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए.के. अय्यर भी कहा जाता है, और के.एम. मुंशी। दोस्तों इसने क्या कहा है? संविधान की जो प्रस्तावना है हमारा दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी हमारी प्रस्तावना में कहा गया था ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगी। धीरे धीरे हम उसी की तरफ तो बढ़ रहे हैं। एक दीर्घकालिक हमने अपना सपना लिया है, जैसे आप सपना लेते हो कि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ भी इन्होंने कहा हमारा एक दीर्घकालिक सपना है कि पूरे भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, स्वतंत्रता हो। तो ये दोस्तों किसने कहा है कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है? कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। दूसरा के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, एक कुंडली है हमारी प्रस्तावना किसकी? संप्रभु, लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है, और गणराज्य की एक जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ये तमाम शब्द अब आप लोगों को पता है दोस्तों, अच्छे से नहीं पता तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करना। दोस्तों इसके बारे में मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे आओ। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं था दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन हमारी प्रस्तावना में नहीं है, और साथ में धार्मिक न्याय का भी वर्णन हमारी प्रस्तावना में नहीं है। इंपॉर्टेंट है। और कितने तरह के न्याय हैं हमारी प्रस्तावना में? 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, प्रस्तावना की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुई थी वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को
संविधान सभा के समक्ष क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, और वहीं से हमारी आगे चलकर उद्देशिका को अगले ही महीने स्वीकार कर लिया गया जनवरी 1947 में, और वहीं से दोस्तों हमारी ये क्या कहलाई, फिर प्रस्तावना कहना इसको स्टार्ट कर दिया गया। और दोस्तों प्रस्तावना में आज तक एक ही बार परिवर्तन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन कौन से शब्द ऐड किए गए, समाजवाद, सेक्युलरिज्म, अखंडता, ठीक है, शब्द जोड़े गए, यानी इंटीग्रिटी। भारतीय समाजवाद दोस्तों जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतंत्र है और यहाँ पे समाजवाद है, ठीक है। प्लस में भारत में दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो मैंने आपको बताया कैसे है। आपसे पूछा जाएगा भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो कैसा है, अप्रत्यक्ष। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भाई प्रस्तावना में ना 1960 में प्रस्तावना जो थी उसमें एक बार संशोधन की बात छिड़ गई भाई, कि इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी प्रस्तावना में कोई पार्लियामेंट इवन संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ऐसा ही दोस्तों दो महत्वपूर्ण केस आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों बेरुवारी वर्सेस भारत संघ 1960 में हुआ था, और एक केशवनंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ये दो मामले थे। ये दोनों मामले कहाँ पे गए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गए। पहले मामला 1960 में गया, बेरुवारी ने भारत संघ पे केस डाला। बेरुवारी बनाम भारत संघ का जब ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्या डिसीजन दिया, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों जब एक केस और आया 1973 में, केशवनंदा भारती बनाम केरल राज्य, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को क्या कर दिया, चेंज किया, और तब उसने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है और इसमें क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और देखो दोस्तों 1973 में एक केस आया था, और 1976 में ही 2-3 साल में के बाद ही क्या कर दिया गया, प्रस्तावना में अमेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये दो केस आप लोगों को ध्यान रखना। बेरुवारी कब हुआ था, 1960 में, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशवनंदा भारती का साल भी पूछ लिया जाता है, इनके साल कि कब हुआ था, 1973 में। और पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी में तो कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर अपने डिसीजन को बदल के कहा ये हमारे संविधान का पार्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना केवल आप लोगों के पेपर के लिए बल्कि दोस्तों एक सभ्य व्यक्ति के लिए भी, ये एक भारतीय नागरिक को भी इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मे भी आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।